नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। हम मानव शरीर के तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज जिस तंत्र के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं वो है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, इसमें किस किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। अंतःस्रावी जो तंत्र है, जो मुख्य काम हमारे शरीर में करता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अंतःस्रावी तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है, या हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र क्यों होता है, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। अच्छा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम तो हमारा नर्वस सिस्टम भी करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, वास्तविक तौर पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य तो किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। लेकिन तंत्रिका तंत्र अकेला ये कार्य नहीं कर सकता है, पूरे शरीर को समन्वित करना और पूरे शरीर का नियंत्रण रखना। अतः तंत्रिका तंत्र के साथ शरीर में भगवान ने एक और तंत्र दिया है, उस तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका तंत्र है उसके साथ में मिलकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो कार्य है वो करता है। मैं अब अंतःस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की जो प्रमुख ग्रंथियां हैं उसके बारे में बताऊं। इससे पहले दो बातें आप देख लो। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है, हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है, मूल रूप से ग्रंथियां तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। पहले प्रकार की होती है जिसको अपन कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके बारे में अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो अंतःस्रावी तंत्र यानी जिसके अंदर अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों का अध्ययन करते हैं, वो होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो शरीर में जो हमारी ग्रंथियां होती हैं तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी, दूसरी होती है बहिस्रावी, और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां होती है उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। तो पहली चीज़, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इससे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो तीन प्रकार की होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, यानी कि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूपों में कार्य करता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए सरलतम बात ध्यान रखना, ये नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन, नलिका विहीन का मतलब है इसमें जो डक्ट होती है वो नहीं पाई जाती है। ये अपना स्त्रवण जो है वो सीधे रक्त में डालती है और रक्त पूरे शरीर में घूमता है, लेकिन जो टारगेट ऑर्गन होता है, जो लक्षित अंग होता है, उस लक्षित अंग पर जाकर ये हार्मोन जो होता है वो काम करने लग जाता है। यानी कोई नलिका नहीं, जैसे ये कोई ग्रंथि है और ये इसका टारगेट ऑर्गन है। जैसे ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में और टारगेट ऑर्गन जो है हमारे हृदय है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई नलिका नहीं है। इसने अपना जो स्राव है, अपना जो हार्मोन है वो रक्त में डाल दिया, रक्त पूरी बॉडी में घूमा, लेकिन जैसे ही वो टारगेट ऑर्गन यानी हार्ट तक पहुंचा उसने अपना कार्य कर दिया। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती हैं। ये अपना स्त्रवण सीधे रक्त में डालती हैं और रक्त इनको लक्षित अंग तक पहुंचाता है। अच्छा, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इसके बाद में थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ये सारी जो ग्रंथियां हैं ये सबकी सब कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अब बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो इसमें डक्ट पाई जाती है, यानी कि नलिका पाई जाती है। जैसे ये कोई ग्रंथि है और इस ग्रंथि को यहाँ तक इसका लक्षित अंग है, तो यहाँ से एक नलिका आएगी, इसका जो स्त्रवण है वो नलिका के माध्यम से सीधा किसी टारगेट ऑर्गन पर चला जाता है। ऐसी ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखना है तो जैसे हमारी लार ग्रंथि, जब हमने पाचन तंत्र पाठ पढ़ा है उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है लार ग्रंथियों के बारे में। दूसरी होती है यकृत के बारे में। यकृत के बारे में भी पाचन तंत्र वाले टॉपिक के अंदर अपन ने डिटेल में पढ़ रखा। तो ये जो बहिस्रावी की जो ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि और यकृत, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तीसरे प्रकार की होती है मिश्रित ग्रंथियाँ, यानी कि जो अंतःस्रावी का भी कार्य करती है, जो बहिस्रावी का भी कार्य करती है। यानी कि उस ग्रंथि का कुछ भाग तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है और कुछ भाग जो होता है वो बहिस्रावी के रूप में होता है। जैसे अग्न्याशय,
पेनक्रियास जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसे है? तो पेनक्रियास का जो लैंगरहैंस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं वो तो अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है, जिसके अंदर इंसुलिन, ग्लूकागोन का स्रवण होता है, जबकि उसका जो दूसरा भाग होता है वो बहिस्रावी के रूप में कार्य करता है, जिसके अंदर अग्न्याशय रस का स्रवण होता है। इसके अलावा अपन बात करें अंडाशय, ठीक है, वृषण, ये सभी भी क्या है? ये मिश्रित ग्रंथियां, ये दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। लेकिन इस टॉपिक में अपन किसके बारे में पढ़ना है? केवल अंतःस्रावी के बारे में पढ़ना है। अब अपन शुरू कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो देखिए, आज हम जिस तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र। पहली चीज तो अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? तो वो तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? वो तंत्र जिसके अंदर अपन एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो तंत्र जिसके अंदर अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा इनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं, या जिसके अंदर इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस तंत्र को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। तो पहला क्वेश्चन ये तैयार होता है कि अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं? हमारे शरीर का वह तंत्र जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में अध्ययन करते हैं, इस तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र जो है वो कहा जाता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? यानी विज्ञान की किस शाखा में अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे? तो विज्ञान की एक शाखा होती है जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। इसका नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन आदि का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी के पिताजी कौन हैं? तो इसके पिताजी हैं थॉमस एडिसन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न केवल आपके स्कूल लेवल पर, जबकि स्कूल के आगे भी जब आप जाएंगे उसके लिए भी। तो अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्राव होता है, उस स्त्राव को क्या कहते हैं? उस स्त्राव या उस स्त्रवण को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। बहिस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्रावित होता है उसको तो कहा जाता है एंजाइम, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्रवण होता है उसे हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन जो शब्द है वो शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? वो शब्द दिया था स्टर्लिंग ने दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोक्राइनोलॉजी के पिताजी थॉमस एडिसन, हु इज द हार्मोन जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो स्टर्लिंग ने दिया था। स्टर्लिंग ने ये शब्द जो है वो दिया था। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों का जो स्रवण होता है उसे एंजाइम्स कहा जाता है, जबकि ये क्या है? ये हार्मोन है। हार्मोन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, हार्मोन की हमारे शरीर को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में इनकी शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन ये अगर उस सूक्ष्म मात्रा में भी उपलब्ध नहीं हुए तो विभिन्न प्रकार के हमारे बॉडी में रोग हो सकते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पीएमटी में आ चुका है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र की वजह से होने वाला पहला रोग जिसकी खोज हुई, पहला जिस रोग की खोज हुई थी वो था एडिसन रोग। अच्छा, एडिसन रोग किस ग्रंथि या किस हार्मोन की कमी से होता है? आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नहीं तो मैं आगे जब ग्रंथि पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा। तो पहला अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाला जो पहले रोग का खोज हुई थी वो था एडिसन रोग।
हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया, पिताजी थॉमस एडिसन। अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। हार्मोन कहाँ डालते हैं? रक्त में, और रक्त ही इनको कहाँ लेकर जाएगा? रक्त जो है वो इनको लक्षित अंग तक लेके जाएगा। लक्षित अंग कौन सा हो गया? वह अंग जहाँ पर इसको कार्य करना है। तो लक्षित अंग पर जाएगा और वहाँ जाकर हार्मोन जो है वो अपना कार्य करेगा। अब आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ फैक्ट बता रहा हूं ग्रंथियों से रिलेटेड। पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, प्रश्न आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसने केवल शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है। यहाँ पर कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है अंतःस्रावी या बहिःस्रावी। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर क्या कार्य करती है, किस प्रकार करती है, इसको देखने के लिए आप हमारे पाचन तंत्र का वीडियो देखिए। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अब देखो क्वेश्चन बदल गया है। ये शरीर की सबसे बड़ी पूछा है, ठीक है, जबकि इसमें क्या पूछा है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जब अंतःस्रावी के बारे में बात करते हैं तो थायराइड जो ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में पाई जाती है, अभी इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो थायराइड जो ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन ये दो क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में बहुत कम आ रहे हैं। आजकल परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी। और अपन देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका वजन केवल 0.50 ग्राम होता है, तो अपन उसको कर लेते हैं वो वेट के हिसाब से। लेकिन जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पैराथाइरॉइड ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी, फिर से कह रहा हूँ, ये अंतःस्रावी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपन तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी जो होती है वो पैराथाइरॉइड होती है। और ये क्वेश्चन जो है अभी अभी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी अपन को ध्यान रहे। अब फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी का कार्य करती है। उन ग्रंथियों के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ? तो पहली ग्रंथि जो आती है वो है हाइपोथैलेमस। हालांकि इसको पहले एक ग्रंथि के रूप में नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में हाइपोथैलेमस को एक ग्रंथि के रूप में ही माना जाता है। इसके पश्चात कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। मैं केवल अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं किस ग्रंथियों की बात कर रहा हूँ? केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूँ। हाइपोथैलेमस, पीयूष, इसके पश्चात होती है पीनियल ग्रंथि, इसके पश्चात होती है थायराइड ग्रंथि, इसके पश्चात होती है पैराथाइरॉइड ग्रंथि, इसके पश्चात होती है थाइमस ग्रंथि, इसके पश्चात होती है एड्रिनल ग्रंथि, और इसके पश्चात होती है वृषण तथा अंडाशय। ये जो है हमारे शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहा जाता है। इसके बाद होती है पिनियल ग्रंथि, इसके बाद होती है थायराइड, पैराथाइरॉइड, थाइमस, एडिशन और वृषण तथा अंडाशय। अब कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती, इनके लोकेशन के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए कि शरीर में कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो अपन यहाँ पे बना देते हैं एक रामलाल, और इस रामलाल को देख के अपन देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि इसके शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क में, कि मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो मस्तिष्क में पहली पाई जाती है हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। ये जो तीनों ग्रंथियां है, ये तीनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले जो अपना अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में डायंसिफिलॉन पाया जाता है, वहाँ पर पाई जाती है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? इसी हाइपोथैलेमस पे एक इन्फेंडिबुलम नामक की रचना होती है, वहाँ एक गर्त होता है सेला टर्सी का, वहाँ पर पिट्यूटरी पाई जाती है।
पीनियल कहाँ पाई जाती है? ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद आती है थायराइड। गले में जो हमारा कंठ है, इस कंठ के दोनों तरफ ऐसी द्विपालित एक संरचना आपको दिख रही होगी। ये अंग्रेजी के एच नुमा है, बीच में ये जो भाग है इसको स्थमस कहते हैं, और ये द्विपालित जो संरचना है इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये गले में कंठ के दोनों तरफ द्विपालित रूप से पाई जाती है, और दोनों पालियों को जोड़ने वाली रचना जो होती है उसको स्थमस कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है, इसी थायराइड की जो दो पालियां है उसके पीछे की तरफ, ये 4 पालियों में होती है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन पैराथायरॉयड के पीछे की तरफ होती है। तो पैराथायरॉयड की लोकेशन भी अपने गले के अंदर ही होती है। इसके बाद थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो अपना हृदय है, हृदय और गले के बीच में यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर ये रही थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर पाई। लेकिन थाइमस ग्रंथि केवल और केवल बच्चों में पाई जाती है। वयस्कों के अंदर ये निष्क्रिय हो जाती है। 17-18 साल के बाद में, 16 साल के पश्चात ये ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है। बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है, बच्चों के में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, या बच्चों में जो टी लिम्फोसाइट जिसको अपन के एंटीबॉडी का निर्माण का जो कार्य है, वो कार्य इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और बड़े होने के बाद ये तंत्र अपना इम्यून सिस्टम विकसित हो जाता है। इसके बाद इस ग्रंथि की आवश्यकता नहीं होती, तो ये ग्रंथि जो है वो चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की। हमारे यहाँ पर पेट में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है राम के अंदर, राम यानी रेप्टाइल एविज मैमल्स के अंदर। तो ये जो मेटानेफ्रिक जो अपने यहाँ पे किडनी पाई जाती है, इस किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। इस टोपीनुमा जो संरचना है, इस टोपीनुमा संरचना को ही एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। और हमारे जो जननांग होते हैं या पेट के अंदर, जैसे मादा जो होती है उसके अंदर अंडाशय, और नर जो होता है उसके अंदर वृषण पाया जाता है। तो ये तो हमारे शरीर के अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियां है। और इस अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति शरीर में ये पाई कहाँ पर जाती है। अब अपन को एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल में देखना है। ये ग्रंथि कहाँ होती है, किन चीज़ों का श्रवण करती है, किस किस पे कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, और इसकी अधिकता या कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग होता है। तो अपन कोशिश करेंगे कि 2-3 ग्रंथियाँ आज पढ़े, फिर पार्ट 2 में अपन नेक्स्ट ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली ग्रंथि अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस। मैं 2 ग्रंथियाँ एक साथ ले रहा हूँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पहले मैं बता देता हूँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अभी मैंने बताया था, पहले तो इसको ग्रंथि के रूप में माना ही नहीं जाता था। अब हाइपोथैलेमस के बारे में मैं बता दूं। हाइपोथैलेमस अभी मैंने बताया कहाँ पाई जाती है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है, तो ये जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में एक स्थान होता है डाइएन्सिफिलोन। डाइएन्सिफिलोन के आधार भाग पर पाई जाती है हाइपोथैलेमस। डाइएन्सिफिलोन के आधार भाग पर पाई जाती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करती है, किस हार्मोन का स्रवण करती है, तो हाइपोथैलेमस जो है इसको हमारी बॉडी की कमांडर ग्रंथि कहते हैं। कमांडर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्यों कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कार्य क्या करती है, ये कार्य करती है, ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण। अब देखो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जो हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है, यानी कि शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। तो पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहते हैं। और लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी बाप आ गया, पीयूष ग्रंथि पे कौन नियंत्रण करता है, तो पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस को इसीलिए कमांडर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। कार्य क्या करती है, तो कार्य करती है पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को स्रावित करना या इनको संदमित करने का जो कार्य है ये करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्रवण होता है। एक तो होते हैं मोचक हार्मोन, और दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करेंगे।
निरोधी हार्मोन क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन के स्रवण को इनहिबिट करेंगे, यानी उसको संदमित करने का कार्य करेंगे। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाइहेन्सिफिलोन के आधार भाग पर पाई जाती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण करती है, क्योंकि पिट्यूटरी अन्य सभी ग्लैंड पर नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी को अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस जो होती है वो कमांडर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहलाती है। दो प्रकार के हार्मोनों का स्रवण करती है, एक हार्मोन होता है मोचक तथा दूसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है उसको निरोधी हार्मोन कहा जाता है। मोचक हार्मोन क्या करेगा, इसको हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करेगा, जबकि निरोधी हार्मोन क्या करेगा, उसको हार्मोन के स्रवण को रोकने का कार्य करेगा। ये तो ही पहली ग्रंथि। अब दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल तीन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की जो ग्रंथियां है वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो जो दूसरी ग्रंथि आज की हम पढ़ रहे हैं वो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष को ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। पहली चीज़, किसी भी ग्रंथि के बारे में पढ़े अपन को ये पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है, बॉडी में कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में भी कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। अभी जिस ग्रंथि के बारे में अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के एक अंग के रूप में भी पढ़ा जाता है, एक ग्रंथि के रूप में भी पढ़ा जाता है। हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर के ताप, दाब, घृणा, प्रेम, स्नेह आदि को भी नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। तो इस हाइपोथैलेमस पर एक इन्फंडिबुलम नामक रचना होती है। इस इन्फंडिबुलम जो रचना है, इस इन्फंडिबुलम रचना पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष। जैसे कि यह हाइपोथैलेमस है, तो इसके ऊपर ये इन्फंडिबुलम रचना है और इसके ऊपर जुड़ी हुई कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। बात करते हैं इसके वजन की। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है मात्र 0.50 ग्राम, यानी वजन के मामले में बहुत छोटी होती है। कहते हैं मात्र एक मटर के दाने के बराबर होती है। वजन मात्र 0.50 ग्राम और आकार कितना है, मात्र मटर के दाने के समान आकार की ये पीयूष ग्रंथि है। लेकिन ये ग्रंथि है तो हम हैं, अगर पीयूष ग्रंथि ने थोड़ा भी कार्य बंद किया तो आदमी जो है वो आदमी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो मस्तिष्क में एक स्थि होती है, एक बोन होती है हमारी, उस स्थि का नाम है स्फिनोइड स्थि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जा चुका है कि हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस के ऊपर एक इन्फंडिबुलम यानी कि एक पतली सी रचना होती है, इसके ऊपर वह अस्थि कौन सी होती है, हमारी बॉन्स कौन सी होती है, स्फिनोइड। और स्फिनोइड अस्थि के अंदर एक गर्त पाया जाता है, उस गर्त को कहते हैं सेला टर्सिका। मोस्ट एक क्वेश्चन इसका अति महत्वपूर्ण है जो कई परीक्षाओं में कहाँ पाई जाती है, स्फिनोइड अस्थि। स्फिनोइड अस्थि में एक गर्त है सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका गर्त पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना मैं इसकी बता दूं, इसकी संरचना ऐसे द्विपालित संरचना होती है। इसकी दोनों पालियों को, एक पाली को अग्रपाली कहते हैं तथा इसकी जो दूसरी पाली होती है इसको पश्च पाली कहा जाता है। तो यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो द्विपालित संरचना है। अग्र पाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जबकि इसकी जो पश्च पाली होती है, इस पश्च पाली को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस से किस किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वह न्यूरोहाइपोफाइसिस से। जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस में अपन देखेंगे तो केवल ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है उसका स्रवण जो है यहाँ से होता है, जबकि अगर एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे तो अन्य सभी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को छोड़कर, चाहे वो जीएच हो, एसीटीएच हो, टीएसएच हो, एमएसएच हो, एफएसएच हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो, सभी का स्रवण कहाँ से होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है। अब अपन पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देख रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन, फिर मैं बता देता हूँ न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्र भाग होता है उस अग्र भाग को ही एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला जो भाग है, ये पहला भाग का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस।
हाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसी को ही अग्रपीयूष के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे कौन कौन से हार्मोनों का स्रवण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एक एक हार्मोन को ध्यान रखना है। कौन कौन से हार्मोन हैं? ACTH, FSH, LH, MSH, TSH, GH। ये कुछ प्रमुख हार्मोन हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। ACTH का पूरा नाम क्या है? इसको कहते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पूरे नाम भी ध्यान रखने हैं। केवल एडिनोहाइपोफाइसिस के मैंने बात करी, अभी न्यूरोहाइपोफाइसिस मैंने नहीं लिया है। ACTH क्या है? एडिनो, अभी मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बैंड मास्टर ऑफ द, मास्टर वो अपने सरकारी स्कूलों वाले नहीं, बैंड मास्टर ऑफ बॉडी। जैसे बैंड मास्टर अपने हाथ करता है उसी प्रकार से पूरा बैंड जो होता है वो अपना लय तय करता है, उसी प्रकार ये जो है वो बैंड मास्टर ऑफ द बॉडी है। ये जैसा कहेगी शरीर की बाकी सारी ग्रंथियां जो है वो वैसा ही कार्य करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड करते हैं। तो इससे अलग अलग प्रकार के ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो अन्य ग्रंथियों के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला था एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जब आएगा तो हमारी अभी किडनी के ऊपर, जो मैंने अभी रचना बताई थी, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको मैंने बताया था कि ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कॉर्टेक्स, एक भाग होता है मेड्यूला। तो अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा तब ही कार्य करेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो पिट्यूटरी ने ACTH हार्मोन स्रावित किया, रक्त के द्वारा ये हार्मोन कहाँ पहुँचा? अधिवृक्क ग्रंथि पे पहुँचा। अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उसने एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लिया और वहाँ से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडिसन डिजीज़ के बारे में बताया था, वो इसी से जुड़ा हुआ रोग है। कांस डिजीज़, एडिसन डिजीज़, वो सारी इसी से जुड़ी हुई है। एड्रिनल ग्रंथि को अपन SSS ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और मेड्यूला से अपन जानते हैं कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रवण होता है। दूसरी होती है FSH। FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है? तो इसका जो कार्य है, इसका कार्य है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इन दोनों को प्रेरित करने का कार्य। यानी नर में शुक्र जनन, मादा में अंड जनन, ये क्रिया तब ही प्रेरित होगी जब FSH कार्य करेगा। और FSH कार्य करेगा तो वृषण तथा अंडाणु भी कार्य करेंगे, और वो कार्य करेंगे तो शुक्र जनन और अंड जनन की जो क्रिया है वो होती है। यानी कि FSH जो कि हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हो रहा है, वो कहाँ जाकर क्या क्या कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है, नर के अंदर एक कोशिकाएं होती हैं लीडिंग सेल। नर के अंदर एक कोशिका होती है लीडिंग सेल, और मादा के अंदर जो अंडाणु होता है, ठीक है। तो नर के अंदर लीडिंग सेल जो होता है वो शुक्राणु निर्माण का कार्य करता है, और मादा के अंदर जो होता है वो अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय जो होता है उसके अंदर अंडाणु, यानी नर जनन कोशिका शुक्राणु, मादा जनन कोशिका अंडाणु। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो नर के अंदर जो अंतराली कोशिका है, जिसको अपन लीडिंग सेल्स कहते हैं, वो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के अति महत्वपूर्ण है। जबकि मादा में अंडाशय के द्वारा अंडाणु का जो निर्माण होता है वो उसका नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? LH के द्वारा होता है। इसी को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद बात करते हैं MSH। MSH को कहते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करता है। ये केवल प्रेरणा देता है, काम तो वही कर रहे हैं, ये केवल
प्रेरित करता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये हमारी त्वचा के रंग पर नियंत्रण करता है, त्वचा पर जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको नियंत्रित करता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमारे शरीर पर बनने वाले तिल के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, MSH जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो त्वचा का रंग गहरा होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण इस MSH द्वारा होता है, जिसका पूरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद बात करते हैं TSH। TSH क्या है, TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कब कार्य करेगी, तो थायराइड ग्रंथि तब कार्य करेगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का स्रवण करेगी, और पिट्यूटरी से TSH का स्रवण हुआ तो थायराइड ने काम करना शुरू किया और थायरोक्सिन का स्रवण हुआ और थायरोक्सिन आगे कार्य करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वो GH है। GH को अपन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या इसको कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो कौन सा है, GH। इसी को ही सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम जो है वो हमें ध्यान रखना है, सोमेटोट्रोपिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन का जो है वो दूसरा नाम होता है। ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो क्या होगा, और इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। हम जो है वो इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से, अगर ये ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा बढ़ जाता, एक चम्मच ही ज़्यादा गिर जाता तो हम द ग्रेट खली हो जाते, और अगर ये एक चम्मच कम हो जाता तो हम सर्कस के जोकर बन जाते। तो इसकी अधिकता से जो रोग होता है इसको कहते हैं महाकायता, जाइंटिज्म, जाइंट राक्षस, दैत्य। आदमी जो है वो दैत्य के समान हो जाता है। आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली में कौन सा हार्मोन अधिक था, ग्रोथ हार्मोन अधिक था। ग्रोथ हार्मोन अधिक होने से क्या हुआ, हड्डियां लंबी हो गई, जबड़े वबड़े सब बड़े हो गए, तो आदमी 8-9 फीट का बड़ा सा हो गया। इसको कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी हो जाए तो रोग होता है बोनापन। बोनापन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। आदमी जो है 2-2.5 फीट का रह जाता है, इतने जो चाइनीज़ लोग हैं उससे भी छोटा रह जाता है। इसी को ही मिजेट्स भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। मिजेट्स क्या है, तो 2 से 2.5 फीट के जो लोग होते हैं उसको मिजेट्स कहा जाता है, और इनका उपयोग जो होता है वो सर्कस में जोकर के रूप में होता है। तो ये GH है, GH की अधिकता और कमी से होने वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और इसके अंदर हार्मोन होता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो दुग्ध स्रवण, मादा में जो दुग्ध स्रवण होता है उसको प्रेरित करता है। तो ये कुछ प्रमुख हार्मोन थे पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले, ACTH, FSH, LH, MSH, TSH, GH और प्रोलैक्टिन। ये कुछ हार्मोन हैं। अब अपन बात करेंगे पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो अब दूसरे प्रकार के हार्मोन अपन देख रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि पश्च पीयूष से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो पश्च पीयूष का मतलब क्या हो गया, पश्च पिंडी, पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पिंड है या इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इससे केवल 2 हार्मोनों का स्रवण होता है, लेकिन दोनों अति महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन है वेसोप्रेसिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की घात 125, यानी इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। और ऑक्सीटोसिन तो अति महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपके अंदर ये हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन जो है वो मादा के अंदर पाया जाता है। इसी हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है और मादा के अंदर पाया जाता है। ये एक तो दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है, अभी मैंने प्रोलैक्टिन के बारे में बताया था, दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है, और साथ में ही जब डिलीवरी टाइम होता है, ठीक है, जब गर्भाशय जो होता है उसकी पेशियों में संकुचन को भी प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन हो गया, कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो है
वैसोप्रेसिन, इसको एडीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है उसको वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारी जो किडनी है, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का एक भाग होता है डीसीटी, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, वहाँ पर पाई जाती है वैसोप्रेसिन। और ये कार्य क्या करती है? तो ये कार्य करती है जल का पुनरावशोषण, यानी कि हमारी नेफ्रॉन क्या कर रही है? हमारे रक्त को छान रही है, रक्त को शुद्ध कर रही है, और उसमें से जो जल है उसको वापस अपनी बॉडी में लेने का कार्य करती है। अगर एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अभी काम क्या कर रही है? जल का पुनरावशोषण कर रही है, लेकिन कमी होगी तो क्या होगा? तो कमी होगी तो जल का पुनरावशोषण होगा नहीं, यानी जल अपने शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा? इससे मूत्र की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, मूत्र में जल की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। आदमी को बार बार टॉयलेट की तरफ भागना पड़ेगा, और इसी बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज़। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, डायबिटीज़ में कंफ्यूज मत होना। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये शर्करा की वजह से होती है, मीठा खाना या इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय में कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्रवण होता है। वो इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। इस डिजीज़ को तो कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी कमी के कारण? एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण। तो इस रोग को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो अलग रोग है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है अलग रोग है। इसमें आदमी जो होता है वो दौड़ दौड़ कर बार बार बाथरूम की तरफ जाता है। तो आज का ये टॉपिक था अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। केवल मैंने दो ग्लैंड पढ़ाई है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा है। अभी अपन को थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, वृषण, अंडाशय आदि सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना बाकी है। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, और इसका पार्ट 2 जरूर देखें, वो जल्दी ही कल तक उसको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। बंद करो।